12,000 साल पहले मतलब हिमरुक बस खत्म ही हो रहा था। अच्छा। धरती धीरे धीरे गर्म हो रही थी और इंसान वो ज्यादातर शिकारी था। हाँ, कुछ जगहों पर उसने पहली बार मतलब झोपड़ियां बनाकर एक जगह टिकने के और खेती करने के बहुत शुरुआती प्रयोग शुरू कर दिए थे। और वैज्ञानिकों ने इस दौर को एक बहुत ही सुंदर नाम दिया है, होलोसीन। होलोसीन। हाँ। मतलब धरती के इतिहास का एक ऐसा दौर जो गजब का शांत और स्थिर रहा है। और इसी शांत माहौल में इथियोपिया में एक ज्वालामुखी हिलीगुबी हजारों हजार साल से सो रहा था, एक बहुत गहरी नींद में। पर हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि धरती का समय और हमारा समय दोनों की रफ्तार में जमीन आसमान का फर्क है। सही बात है। जो हमें हमेशा लगता है वो धरती के लिए शायद बस एक झपकी हो। और इसी साल वो हजारों साल पुरानी नींद टूट गई, निकलने लगा। ये सारे संकेत थे। बिल्कुल। और फिर एक सुबह एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। वहां के लोगों ने बताया कि ऐसा लगा जैसे आसमान में कोई बहुत बड़ा बम फट गया हो। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। ये सिर्फ इथियोपिया की एक लोकल खबर नहीं है। हम इन स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि अफ्रीका में हुआ एक विस्फोट सिर्फ 48 घंटों में भारत के आसमान पर कैसे असर डाल सकता है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये घटना हमें सिर्फ भूविज्ञान नहीं बल्कि केमिस्ट्री, इतिहास और इस ग्रह पर हमारी असली जगह के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस 4,500 किलोमीटर के सफर को समझते हैं। विस्फोट के बाद धुएं और राख का एक बहुत बड़ा बादल आसमान में कई किलोमीटर ऊपर तक उड़ गया। और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। सिर्फ 2 दिन में ये बादल यमन, ओमान, पाकिस्तान को पार करता हुआ दिल्ली पहुंच गया। 48 घंटे में 4500 किलोमीटर। ये रफ्तार तो किसी हवाई जहाज जैसी है। बिल्कुल। और इसकी वजह भी हवाई जहाजों से ही जुड़ी हुई है। इसे ऐसे समझिए कि हमारी धरती के वायुमंडल में सतह से कोई 14 किलोमीटर ऊपर, काफी ऊपर। हाँ, बहुत ऊपर, वहां हवा की बहुत तेज रफ्तार वाली नदियां बहती हैं। वो दिखती नहीं है पर उनकी रफ्तार 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इन्हें कहते हैं जेट स्ट्रीम्स। अच्छा, जेट स्ट्रीम्स। ये वही हैं जिनका फायदा पायलट लंबी दूरी की फ्लाइट्स में उठाते हैं। वही। हिलीगुबी से जो राख निकली वो सीधे इसी जेट स्ट्रीम में जा मिली और इस हवा की धारा ने उसे एक तरह से एक सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे पे डाल दिया जो सीधे भारत की तरफ आ रहा था। एकदम। और जैसे ही ये राख भारतीय हवाई क्षेत्र में पहुंची, यहाँ हड़कंप मच गया। कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। डीजीसीए ने एक हाई अलर्ट जारी कर दिया। अब मेरा एक सवाल है, सुनने में तो ये सिर्फ धूल और राख लगती है। ये हवाई जहाजों के लिए इतनी खतरनाक क्यों है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ धूल नहीं है। ज्वालामुखी की राख वो असल में चट्टान और कांच के बहुत ही महीन नुकीले कणों से बनी होती है। कांच? हाँ, ज्वालामुखी का कांच। इसके खतरनाक होने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, जब ये कण एक जेट इंजन के अंदर जाते हैं जहाँ तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, बाप रे, तो ये पिघल जाते हैं। पिघल जाते हैं? हाँ, हवा में? हाँ, और पिघलकर एक चिपचिपे कांच जैसे पदार्थ में बदल जाते हैं। और दूसरा खतरा यहीं से शुरू होता है। ये पिघला हुआ कांच इंजन के अंदर जो टरबाइन ब्लेड्स होते हैं ना, उन पर चिपक जाता है। उन्हें जाम कर देता होगा। बिल्कुल, इससे हवा का बहाव रुक जाता है। और तीसरा और सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर हवा का बहाव रुका तो इंजन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो बंद हो जाएगा बीच हवा में। हाँ, बंद हो सकता है। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्या असल में ऐसा कभी हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। 1982 का एक बहुत मशहूर किस्सा है। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 9 जकार्ता से पर्थ जा रही थी। अच्छा। रात का समय था और अचानक प्लेन इंडोनेशिया के एक ज्वालामुखी की राख के बादल में घुस गया। पहले कैबिन में धुआं भरने लगा और फिर एक एक करके प्लेन के चारों इंजन बंद हो गए। चारों इंजन? चारों। सोचिए, 37,000 फीट की ऊंचाई पर एक जंबो जेट बिना किसी पावर के सिर्फ हवा में तैर रहा था। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। फिर क्या हुआ? पायलट ने बड़ी सूझबूझ से प्लेन को नीचे लाना शुरू किया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद नीचे ठंडी हवा में इंजन फिर से चालू हो जाएं। और चमत्कार ही हुआ। हो गई चालू। हाँ, जैसे ही प्लेन राख के बादल से बाहर निकला, जमा हुआ कांच टूटकर गिर गया और पायलट इंजन को रीस्टार्ट करने में कामयाब हो गए। उन्होंने प्लेन को सुरक्षित लैंड करा लिया। वाह। ये घटना आज भी पायलट ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है। इसीलिए ज्वालामुखी की राख को कोई भी हल्के में नहीं लेता। समझ गया। मतलब विमानों के लिए तो ये जहर है। हाँ, लेकिन जब यही राख जमीन पर गिरती है तब क्या होता है? क्या ये सिर्फ
एक बेकार धूल की परत बनकर रह जाती है। और यहीं पर प्रकृति का सबसे दिलचस्प दोहरा चरित्र सामने आता है। ये राख सिर्फ राख नहीं है, ये एक केमिकल पैकेज है। केमिकल पैकेज? हाँ, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें तो है जो हवा को प्रदूषित करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और दूसरे कई खनिज भी होते हैं। एक मिनट, ये तो वही खनिज हैं जिनकी जरूरत पौधों को होती है। बिल्कुल। इसीलिए एक तरफ तो ये राख विनाशकारी है, लेकिन दूसरी तरफ जब ये जमीन पर बैठती है तो मिट्टी के लिए वरदान साबित होती है। ये प्रकृति के सबसे कमाल के विरोधाभासों में से एक है। तबाही भी और नई जिंदगी की बुनियाद भी। एकदम। क्या इसका कोई असली उदाहरण है? मतलब दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहाँ की उपजाऊ जमीन का राज ज्वालामुखी हो? अनगिनत उदाहरण है। दुनिया की कुछ सबसे उपजाऊ जमीनें ज्वालामुखियों के पास ही हैं। इंडोनेशिया के चावल के खेत देखिए, वो पूरी तरह से ज्वालामुखीय मिट्टी पर निर्भर है। या फिर कोलंबिया की कॉफी, अच्छा, वहाँ की मिट्टी ज्वालामुखी की ही देन है। इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी के ढलानों पर उगे अंगूरों से बनी वाइन दुनिया भर में मशहूर है। ये सब ज्वालामुखी के ही तोहफे हैं। लिस्ट कमाल है, लेकिन ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि उस एक खास इलाके में, अफार क्षेत्र में, ऐसा हो ही क्यों रहा है? वहाँ धरती के नीचे ऐसा क्या चल रहा है? इसके लिए हमें धरती की सतह के नीचे झांकना होगा। ये पूरा क्षेत्र एक बहुत बड़ी भूगर्भीय घटना के केंद्र में है, जिसे कहते हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन। रिफ्ट जोन मतलब एक दरार। हाँ, आप इसे धरती की पपड़ी में आई एक बहुत बड़ी दरार समझ सकते हैं। यहाँ धरती के दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट और सोमाली प्लेट, एक दूसरे से धीरे धीरे दूर खिसक रही हैं। धीरे धीरे मतलब कितना धीरे? जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं? हाँ, लगभग उतना ही। हर साल सिर्फ कुछ मिलीमीटर। सुनने में ये कुछ भी नहीं लगता, लेकिन जब ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती है तो इसके नतीजे बहुत विशाल होते हैं। बिल्कुल। जमीन धंसकर गहरी घाटियां बना रही है और इस खिंचाव से धरती की पपड़ी कमजोर हो जाती है, जिससे नीचे का गर्म लावा ऊपर आने का रास्ता बना लेता है। और जहां भी लावा को रास्ता मिलता है वहां एक ज्वालामुखी बन जाता है। एकदम सही। इसी प्रक्रिया ने करोड़ों सालों में अफ्रीका के भूगोल को आकार दिया है। हेलीगुबी भी इसी दरार पर बैठा है। स्रोतों में ये भी लिखा है कि हेलियोगुबी एक शील्ड वॉल्केनो है। ये क्या होता है? शील्ड वॉल्केनो का नाम उनकी ढाल जैसी चौड़ी आकृति से आता है। इनमें आमतौर पर बहुत विस्फोटक धमाके नहीं होते। इनका लावा बहुत पतला होता है, जो नदी की तरह बहता है। और धुआं और राख भी कम निकलता है? हाँ, बाकी ज्वालामुखियों के मुकाबले काफी कम। लेकिन इस बार तो ठीक इसका उल्टा हुआ। इस बार तो राख और धुएं का इतना बड़ा बादल बना कि 4,500 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया। ऐसा क्यों? और यही बात वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। हेलियोगुबी ने अपने सामान्य व्यवहार के बिल्कुल विपरीत काम किया है। कोई अंदाजा है क्यों? एक संभावना ये है कि शायद जमीन के नीचे का पानी किसी तरह मैग्मा के संपर्क में आ गया हो, जिससे एक जबरदस्त भाप का विस्फोट हुआ। या ये भी हो सकता है कि इस ज्वालामुखी के नीचे की केमिस्ट्री में ही कोई ऐसा बदलाव आया हो जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। मतलब हम प्रकृति के बारे में अब भी कितना कम जानते हैं? हल्की केमिस्ट्री छुपी है। ज्वालामुखी विस्फोट से जो जबरदस्त गर्मी और बिजली पैदा होती है ना, हाँ, वो एक और असाधारण काम करती है। हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है, लेकिन पौधे उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि वो N2 के रूप में होती है। उसके दो एटम बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। सही कहा। ज्वालामुखी की ऊर्जा उस मजबूत बॉन्ड को तोड़ देती है। ये आजाद हुए नाइट्रोजन एटम फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रेट्स बनाते हैं। और नाइट्रेट्स क्या है? पौधों के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद। एक मिनट, मतलब ज्वालामुखी सिर्फ विनाश नहीं करता बल्कि एक तरह से खाद की फैक्ट्री भी है। ये तो कमाल है। बिल्कुल। और यही बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इंसानों ने इसी प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करना सिर्फ 20वीं सदी में सीखा। 1909 में हैबर बॉश प्रोसेस नाम की एक तकनीक बनाई गई जो हवा से नाइट्रोजन लेकर खाद बनाती है। वाह, मतलब हम इंसान अपनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ जो काम सिर्फ 100 साल पहले सीख पाए, वो प्रकृति लाखों सालों से हर ज्वालामुखी विस्फोट के साथ मुफ्त में कर रही है। ये तुलना तो सोचने पर मजबूर कर देती है। और अगर हम समय के पैमाने को और बढ़ा करें तो ये तस्वीर और गहरी हो जाती है। जी। सोचिए, जब हेलियोगुबी शांत पड़ा था,
ठीक उसी दौर में हम इंसान अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल रहे थे। भारत में ही देखें तो भीमबेटका की गुफाओं में आधुनिक मानव के निशान लगभग 65,000 साल पुराने हैं। उन हजारों सालों में इंसान कहां से कहां पहुंच गया। जी। आग पर काबू पाना, पहिया बनाना, खेती, सभ्यताएं, और आज हम स्मार्टफोन और एआई के युग में जी रहे हैं। हमारी रफ्तार अविश्वसनीय रही है। और प्रकृति आज भी अपनी ही धीमी लेकिन शक्तिशाली गति से चल रही है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन आज भी हर साल है।